शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। नमस्ते दोस्तों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 9 और क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। कक्षा 9 में हम गणित विषय के पाठ संख्या पद्धति और सामाजिक विज्ञान के पाठ फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ेंगे। वहीं हम क्लास 10 के विज्ञान विषय में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और सामाजिक विज्ञान के पाठ कृषि को पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और जिसमें आप जरूरी बातों को नोट करेंगे। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जोड़, घटा, गुणा और भाग 4 मुख्य संक्रियाएं होती हैं। अब हम इन 4 संक्रियाओं को वास्तविक संख्या पर प्रयोग करके देखेंगे कि हमें किस प्रकार की संख्या मिलती है। हमने यहाँ वास्तविक संख्या की 3 स्थिति ली है। पहली स्थिति है जब दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तो चलिए देखते हैं जब हम 2 परिमेय संख्या पर संक्रियाएं लगाएंगे तो हमें किस प्रकार की संख्या मिलेगी। चलिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए हमने 2 परिमेय संख्या 3 और 6/5 लिया है, जिस पर हमने जोड़ संक्रिया लगाया है। तो हमें अंक मिला है 21/5, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया है 6 और 6/5 का, जहाँ ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है और इस पर हमने घटा संक्रिया का प्रयोग किया है। तब हमें 24/5 संख्या मिली है, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने तीसरा उदाहरण लिया है 35 और 6/5 का, जहाँ पर ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है और इन पर हमने गुणा संक्रिया का प्रयोग किया है। तो हमें मिला है 42, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हमने एक और उदाहरण लिया है 2 और 1/2 का, जहाँ ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है और इस पर संक्रिया हमने भाग लिया है। तो हमें अंक मिला है 4, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमने इस स्थिति में क्या देखा? हमने इस स्थिति में यह देखा कि जब हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच संक्रियाएं जोड़, घटा, गुणा, भाग का प्रयोग करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्थिति की तरफ, जहां हमने एक परिमेय संख्या ली है और दूसरी अपरिमेय संख्या। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। 3 और वर्गमूल 2। यहाँ पर 3 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। इस पर हमने जोड़ संक्रिया लगाया है, जिसका मान ज्ञात करने पर हमें जो संख्या मिलेगी वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया है 6/5 का और वर्गमूल 3 का। यहाँ पर 6/5 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या। इस पर हमने संक्रिया घटा का प्रयोग किया है। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार हमने तीसरा उदाहरण लिया है 2 वर्गमूल 3 का, जहाँ पर 2
एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर हमने संक्रिया गुणा का प्रयोग किया है। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार हमने चौथा उदाहरण लिया है 7 बटे वर्गमूल 5 का, जहाँ पर 7 हमारा परिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस स्थिति में हमने क्या देखा? इस स्थिति में हमने यह देखा कि जब हम एक परिमेय संख्या पर और दूसरी अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं का प्रयोग करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी स्थिति की तरफ, जहां हमने दोनों संख्याएं अपरिमेय संख्या ली है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 2 जोड़ वर्गमूल 2। यहाँ पर वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम इन दोनों पर संक्रिया जोड़ का प्रयोग करके मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 2 वर्गमूल 2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया है वर्गमूल 3 का, जिस पर हमने घटा संक्रिया का प्रयोग किया है। जब हम घटा संक्रिया का प्रयोग करके मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 0, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने तीसरा उदाहरण लिया है वर्गमूल 5 गुणे वर्गमूल 3 का, जिसका मान हम ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा वर्गमूल 15, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने चौथा उदाहरण लिया है वर्गमूल 7 बटे वर्गमूल 7। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 1, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस स्थिति में हमने क्या देखा? इस स्थिति में हमने देखा कि जब हम दो अपरिमेय संख्या पर संक्रिया जोड़, घटा, गुणा, भाग का प्रयोग करेंगे तो हमें परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी। चलिए अब हम वर्गमूल 3.5 को ज्यामितीय रूप से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप एक रेखा AB खींचेंगे जो कि 3.5 एकक की होगी। अब आप बिंदु B से 1 एकक की दूरी पर चिन्ह लगाएंगे और उसे बिंदु C मान लेंगे। अब हमारी रेखा AC हो जाएगी 4.5 एकक। अब हम AC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और उसे बिंदु O मान लेंगे। अब हम O को केंद्र और OC को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अब AC पर लंब एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो B से होकर अर्धवृत्त को D पर काटती हो। तब हमारा BD जो हो जाएगा वो होगा वर्गमूल 3.5। आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए सिद्ध करते हैं। हमारे अर्धवृत्त की त्रिज्या है 4.5 बटे 2, जो कि हो जाएगा 2.25 एकक, और OA, OD, OC एक त्रिज्या है जो कि बराबर होगी 2.25 एकक के। यदि आप इस आकृति को ध्यान से देखें तो आपको OBD एक समकोण त्रिभुज दिखेगा, जहां OB हमारा आधार है, BD लंब और OD कर्ण है। हमारा OB बराबर है 3.5 घटा 4.5 बटे 2 एकक के, जो कि हो जाएगा 1.25 एकक। हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा BD की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगा वर्गमूल OD वर्ग घटा OB वर्ग, जो कि हमें मिलेगा वर्गमूल 2.25 का वर्ग घटा 1.25 का वर्ग, जिससे हमें मिलेगा वर्गमूल 3.5, जो कि हमारे BD की लंबाई है। इस प्रकार हमने वर्गमूल 3.5 को निरूपित कर लिया। अब हम बढ़ते हैं वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्व समीकरणों की तरफ। मान लीजिए A और B वास्तविक संख्याएं हैं, तब वर्गमूल AB बराबर होगा वर्गमूल A गुणे वर्गमूल B के। आइए उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 6 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणे 2, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 2। हम वर्गमूल A बटे B को लिख सकते हैं
वर्गमूल a बटे वर्गमूल b। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 2 बटे 3 को यहाँ पर हमने लिखा है वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3। हम वर्गमूल a जोड़ वर्गमूल b गुणे वर्गमूल a घटा वर्गमूल b को लिख सकते हैं a घटा b। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 3 जोड़ वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 2, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग घटा वर्गमूल 2 का वर्ग, जिसे ज्ञात करने पर हमें मिलेगा 3 घटा 2 यानी 1। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है a जोड़ वर्गमूल b गुणे a घटा वर्गमूल b, जिसे हम लिख सकते हैं a का वर्ग घटा b। आइए इसके एक उदाहरण देखते हैं। 2 जोड़ वर्गमूल 3 गुणे 2 घटा वर्गमूल 3, जिसे हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग घटा 3 यानी 4 घटा 3, जो कि होगा 1। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है वर्गमूल a जोड़ वर्गमूल b गुणे वर्गमूल c जोड़ वर्गमूल d, जो कि सरलीकरण करने के बाद हमें मिलेगा वर्गमूल a गुणे वर्गमूल c जोड़ वर्गमूल d जोड़ वर्गमूल b गुणे वर्गमूल c जोड़ वर्गमूल d, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल ac जोड़ वर्गमूल ad जोड़ वर्गमूल bc जोड़ वर्गमूल bd। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 3 जोड़ वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 5 जोड़ वर्गमूल 7, जिसे सरलीकरण करने पर हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 5 जोड़ वर्गमूल 7 जोड़ वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 5 जोड़ वर्गमूल 7, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 15 जोड़ वर्गमूल 21 जोड़ वर्गमूल 10 जोड़ वर्गमूल 14। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है वर्गमूल a जोड़ वर्गमूल b का वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं a जोड़ 2 गुणे वर्गमूल ab जोड़ b। आइए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 3 जोड़ वर्गमूल 2 का वर्ग को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 का वर्ग जोड़ 2 गुणे वर्गमूल 6 जोड़ वर्गमूल 2 का वर्ग, यानी 3 जोड़ 2 वर्गमूल 6 जोड़ 2, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 5 जोड़ 2 वर्गमूल 6। तो ये सभी थे वर्गमूलों से संबंधित सर्वसमीकाएं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे परिमेयीकरण और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 4 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेयीकरण, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो चलिए शुरू करते हैं परिमेयीकरण से। जब हमें व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद मिलेगा, तब हम उसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में लिखेंगे जिसका हर एक परिमेय संख्या हो, और इस रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हम हर का परिमेयीकरण कहते हैं। परिमेयीकरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब एक व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद होता है, तब इसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में जिसका हर एक परिमेय संख्या है, रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हर का परिमेयीकरण कहा जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1 बटे वर्गमूल 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला पद है। अब हम इसे
ऐसे तुल्य व्यंजक में रूपांतरित करेंगे जिससे हमें हर में एक परिमेय संख्या मिले, जिसके लिए हम यहाँ 1/वर्गमूल 2 को गुणा और भाग करेंगे वर्गमूल 2 से, जिससे हमें मिलेगा वर्गमूल 2/2। और आप देख रहे हैं कि हर में एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने 1/वर्गमूल 2 के हर का परिमेयकरण किया। दूसरा उदाहरण हमने लिया है 1/2 जोड़ वर्गमूल 3 का। यहाँ पर भी हर में एक वर्गमूल वाला पद है, जिसे हम अब रूपांतरित करेंगे जिससे कि हर में एक परिमेय संख्या मिले। हम 1/2 जोड़ वर्गमूल 3 को गुणा और भाग करेंगे 2 घटा वर्गमूल 3 से, यानी कि 2 जोड़ वर्गमूल 3 की संक्रिया बदलकर। यानी अगर संक्रिया जोड़ होगी तो हम घटा संक्रिया का प्रयोग करके गुणा और भाग करेंगे, और यदि संक्रिया घटा होगी तो हम जोड़ संक्रिया का प्रयोग करके गुणा और भाग करेंगे। आई हुई व्यंजक का सरलीकरण करने पर हमें मिल जाएगा 2 घटा वर्गमूल 3/2 का वर्ग घटा वर्गमूल 3 का वर्ग, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2 घटा वर्गमूल 3/4 घटा 3, यानी कि 2 घटा वर्गमूल 3/1। चलिए अब हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम की तरफ। पर उससे पहले यह जान लेते हैं कि घातांक क्या होता है और आधार क्या होता है। आप जो व्यंजक स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें 3 हमारा आधार है और 2 हमारा घातांक। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का सरलीकरण करके घातांक के नियमों को जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 17 की घात 2 गुणे 17 की घात 5। हमारा दूसरा प्रश्न है 5 की घात 2 और उनकी घात 7। तीसरा प्रश्न है हमारा 23 की घात 10 बटे 23 की घात 7। चौथा प्रश्न है हमारा 7 की घात 3 गुणे 9 की घात 3। तो चलिए अब हम एक एक करके इन प्रश्नों का सरलीकरण करते हैं। 17 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 बार 17, और 17 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 5 बार 17, जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है। 17 की घात 2 गुणे 17 की घात 5 का सरलीकरण करके हमें मिल जाएगा 17 की घात 7, और 17 की घात 7 को हम लिख सकते हैं 17 की घात 2 जोड़ 5, यानी कि 17 की घात 2 गुणे 17 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 17 की घात 2 जोड़ 5। यहाँ हमें हमारा पहला घातांक नियम मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p गुणे a की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p जोड़ q के। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि था 5 की घात 2 और उनके घात 7। 5 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम 5 गुने 5 को 7 बार लिख देंगे, जिससे हमें मिलेगा 5 की घात 14, जिसे हम 5 की घात 2 गुने 7 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें हमारा दूसरा घातांक नियम मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p की घात q, जो कि बराबर होगा a की घात p गुणे q। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि था 23 की घात 10 बटे 23 की घात 7, जिसे हम लिख सकते हैं 10 बार 23 बटे 7 बार 23, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 3 बार 23, जिसे हम लिख सकते हैं 23 की घात 3। 23 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 23 की घात 10 घटा 7। यहाँ हमें हमारा तीसरा घातांक नियम मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p बटे a की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p घटा q के। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ, जो था 7 की घात 3 गुने 9 की घात 3। 7 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 बार 7, और 9 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 बार 9, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 7 गुने 9
गुने 7 गुने 9 गुने 7 गुने 9, जो कि हो जाएगा 63 गुणे 63 गुने 63, यानी कि 63 की घात 3, जिसे हम 7 गुने 9 की घात 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ हमें हमारा चौथा घातांक नियम मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p गुणे b की घात p, जो कि बराबर होगी ab की घात p के। आइए एक बार सभी नियमों को दोहराते हैं। a की घात p गुणे a की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p जोड़ q के। a की घात p की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p गुणे q। a की घात p बटे a की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p घटा q के। a की घात p गुणे b की घात p, जो कि बराबर होगी ab की घात p के। इन नियमों के प्रयोग से कुछ और नियम भी बने हैं। यदि a की घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 6 की घात 0, जिसका मान होगा 1, 11 की घात 0, जिसका मान होगा 1, 99 की घात 0, जिसका मान होगा 1, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा नियम है 1 बटे a की घात n, जो कि बराबर होगी a की घात घटा n के। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1 बटे 6 की घात 2 का मान होगा 6 की घात घटा 2। उसी प्रकार 1 बटे 11 की घात 5 का मान होगा 11 की घात घटा 5 इत्यादि। अब हमारा अगला नियम है nवीं मूल a का, जो कि होगा a की घात 1 बटे n के। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। 27 की 3वीं मूल को हम लिख सकते हैं 27 की घात 1 बटे 3। 2 की 3वीं मूल को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 बटे 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की तरफ, जो कि है a की घात m बटे n को हम लिख सकते हैं a की nवीं मूल की घात m, और हम इसे a की घात m का nवीं मूल भी लिख सकते हैं। तो ये सभी थे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। आज के इस वीडियो में हमने सीखा परिमेयकरण, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली थी। मगर इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कई सारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ी है और कई सारी क्रांतियां चली है। इसी तरह विश्व में लगभग सभी देशों में अलग अलग समय में क्रांति हुई है स्वतंत्रता के लिए, कभी विदेशी मुल्क से तो कभी अपने ही तानाशाही राजाओं से। आपके इतिहास के पहले पार्ट में भी एक ऐसी ही क्रांति की बात हुई है। ये है फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी आज से करीब 230 साल पहले, यानी 1789 में। 14 जुलाई को जब पूरा फ्रांस आतंक के वातावरण में घिरा हुआ था, सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह ये भी आई कि सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश प्राप्त है। अब इन हालात में फ्रांस की जनता ने भी 7,000 लोगों की एक विशाल जनसेना का निर्माण किया। इस घटना को देखते हुए इतिहासकारों ने इसे और इससे जुड़ी सभी घटनाओं को फ्रांसीसी क्रांति का नाम दिया। लेकिन ये हालात हुए कैसे, ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं।
क्रांति से 15 साल पहले यानी 1774 में जब लुईस 16 बूर्बो राजवंश का, नाम पर जरा ध्यान दीजिएगा, लुईस 16 राजवंश की राजगद्दी पर आसीन हुए, तब उन्होंने पाया कि राजकोष खाली पड़ा है। अब ये तो होना ही था। युद्ध और शानो शौकत में फ्रांस के वित्त जो है वो गड़बड़ा गया था। इस सब के बावजूद फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद होने में सहायता करी और इस कारण 10 अरब लिवरे यानी उस समय के फ्रांस के पैसे, तो 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज जुट गया और 2 अरब लिवरे का कर्ज पहले से ही था। अब कर्ज लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा, तो फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में खत्म कर देती थी और अपने सामान्य खर्चों के लिए सरकार ने करों में वृद्धि कर दी। लेकिन ये कदम भी नाकाफी रहा। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इस दौरान फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और उसमें से सिर्फ एक ही स्टेट को कर अदा करना होता था। अब सवाल ये उठता है, स्टेट है क्या? क्रांति से पहले स्टेट फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करती थी। पहले स्टेट में थे पादरी वर्ग, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट में आते थे जनसाधारण यानी किसान, वकील, कर्मचारी, नौकर इत्यादि। पूरी आबादी में 90% किसान थे, लेकिन लगभग 60% भूमि कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों के पास थी। इससे भी ज्यादा खराब बात ये थी कि प्रथम 2 स्टेट के लोगों को राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी थे, जिसकी वजह से वह किसानों से सामंती कर भी लेते थे। और तो और किसानों को अपने स्वामी के घर की सेवा भी करनी थी, खेतों में काम भी, और फिर सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में भी सहयोग देना होता था। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा ताइद के रूप में वसूलती थी। तीसरे स्टेट के सभी लोगों को सरकार को जो कर चुकाना होता था, उसमें भी 2 प्रकार के कर थे, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। इन करों में टाइल जो था वो प्रत्यक्ष कर था और अप्रत्यक्ष कर में नमक और तंबाकू जैसी रोजमर्रा की चीजों पर लगा कर आता था। इस प्रकार देखा जाए तो राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से तीसरे स्टेट की जनता वहन करती थी। और सिर्फ यही वजह नहीं थी आम जनता में क्रोध की। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी। वह 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी और जितना अनाज का उत्पादन हो रहा था, उससे ज्यादा बढ़ने लगी थी अनाज की खपत। इसी कारण महंगाई भी जोरों से बढ़ने लगी। लेकिन मजदूरों की मजदूरी उनके मालिक तय करते थे, तो महंगाई दर तो बढ़ रही थी लेकिन मजदूरी नहीं। और यही कारण था कि अमीर और अमीर होते गए और गरीब होता गया। बढ़ते कर और खराब परिस्थितियों से परेशान लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन उपलब्ध नहीं थे। तो ये जिम्मेदारी उठाई तीसरे स्टेट के पढ़े लिखे, समृद्ध और शिक्षित वर्ग ने, जो नए विचारों से वाकिफ थे। इन्हीं सब परिस्थितियों में एक नए वर्ग का जन्म हुआ, मध्य वर्ग। इस वर्ग ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के उत्पादन के बल पर संपत्ति हासिल करी, क्योंकि या तो इनका निर्यात होता था या फिर ये समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद देते थे। इसी के साथ क्योंकि वे पढ़े लिखे थे, तो वह प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशे में भी आ सके। बढ़ते ज्ञान के साथ उन्हें ये महसूस हुआ कि समाज के किसी भी वर्ग के पास जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए और किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। इसी प्रकार लोगों में बढ़ती जागरूकता और विद्रोह की भावना ने किस प्रकार लुईस 16 को उनकी सभी शर्तें मानने के लिए विवश कर दिया, वो जानेंगे अगली वीडियो में।
आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। इस वीडियो में हम 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज और विद्रोह का प्रकोप पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पता चला कि सुबह पेरिस में बहुत अफरा तफरी थी। न्यूज़ फैली थी कि राजा ने अपने ट्रूप्स को बोला है सिटीजन्स पे फायर करने के लिए। तो वहां के सिटीजन्स ने अपनी एक फौज बनाने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने आर्म्ड एम्यूनिशंस यानी हथियार ढूंढना शुरू कर दिए। उस दौरान उन्होंने बेस्टाइल के कमांडर को मार दिया और बेस्टाइल में जो प्रिजनर्स थे यानी बंदी, उनको रिलीज कर दिया। ऑल्दो वो सिर्फ 7 ही थे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इवेंट था क्योंकि ये जो बेस्टाइल का फोर्ट था, ये जो राजा की पावर थी उसको डिस्प्ले करता था। उसके बाद बेस्टाइल के फोर्ट को जला दिया गया और उसके जो अवशेष बचे थे उन्हें बाजार में बेच दिया गया, जिससे लोगों को याद रहे कि ये इवेंट कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके बाद भी क्रांति थी दोस्तों रुकी नहीं। नागरिकों ने और भी ज्यादा विद्रोह किया। किसके खिलाफ? जो बढ़ते प्राइजेस थे ब्रेड की, उनके खिलाफ। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे लुई 16 के बारे में। 1774 में राजाओं के बर्बन परिवार के लुइस 16वें ने फ्रांस का सिंहासन लिया। उन्होंने मैरी एंटोनेट से शादी की जब वे 20 साल के थे। तो दोस्तों, बात कुछ इस तरह थी कि युद्ध के लंबे वर्षों के कारण फ्रांस के जितने भी वित्त था वो सब समाप्त हो गया था, यानी उनके पास पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में मदद की थी। दोस्तों, युद्ध ने 1 अरब से अधिक श्रेणियों को जोड़ा, जो पहले से ही 2 बिलियन से अधिक थी। तो दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे कि उनके ऊपर कितना ज्यादा डेट हो गया। तो दोस्तों, अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसे कि सेना को बनाए रखने की लागत, अदालत, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, उन सब को चलाने के लिए राज्य को करों में वृद्धि करनी पड़ गई। लेकिन ये कर हर किसी के लिए सेम नहीं थे। तो फ्रांस में 3 स्टेट थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और जो कॉमन पीपल होते हैं। तो जो कॉमनर था, जो 3rd एस्टेट था जिसे हम कहते हैं, सिर्फ वही टैक्स देता था और बाकी राजा और जो चर्च के पादरी थे वे नहीं देते थे टैक्सेस। इंसानों ने लगभग 90% आबादी का निर्माण किया था, लेकिन उनमें से केवल एक छोटी संख्या यानी 30% संख्या ही थी उनके द्वारा खेती की गई, जिसका स्वामित्व था, यानी हर कोई वहाँ लैंड ओन नहीं करता था। 30% के पास जमीन थी, जबकि 90% आबादी वहाँ की किसान थी। सभी करों का भुगतान तीसरी संपत्ति द्वारा किया जाता था, जिसमें टीज और टेल शामिल थे। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 30 मिलियन से बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गई। और उस आबादी की वजह से संघर्ष शुरू हुआ, जैसे खाद्यान्न की मांग में तेजी से वृद्धि हुई। ब्रेड जो वहाँ का स्टेपल फूड था, उसकी कीमतें बढ़ गई। अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में। तो दोस्तों, सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या था? मतलब संकट। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। दोस्तों, हमें पता है कि हर किसी कंट्री में कभी बाढ़, कभी सूखा पड़ता है, लेकिन सिंस वहाँ के सिर्फ 3rd स्टेट पे करते थे, तो उसके बाद उनके पास बाढ़ और सूखे से बचने के बाद कुछ पैसे बचे ही नहीं थे, तो वो राज्यों को क्या पे करते? तो इसे कहते हैं सबसिस्टेंस संकट, जहाँ उनके खुद के पास पैसे नहीं थे अपना खुद का खाना खाने के लिए। अब एक बढ़ता हुआ मिलिट्री का विशेषाधिकार का अंत करने के लिए परिकल्पना करता है। ये सभी शिक्षित थे और मानते थे कि समाज में किसी भी समूह को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। 18वीं शताब्दी के सामाजिक समूहों के भाव को देखा, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। इसके बाद लुई 16 ने एक एस्टेट्स जनरल की सभा बुलाई। सभा में तीनों एस्टेट्स थे, 300 थे, फर्स्ट 2 एस्टेट के और 3rd एस्टेट के थे 600 मेंबर्स। तो दोस्तों, राजा और जो पादरी वर्ग उन्होंने डिसीजंस अपने हक में लिए और कॉमनर को अलग कर दिया। तो कॉमनर ने अपने आप को उनसे अलग करके
एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और एक नई असेंबली फॉर्म की जिसका नाम था असेंबली नेशनल। 100 साल की मोनार्की को खत्म करके उन्होंने पहली फ्रेंच रिपब्लिक एस्टैब्लिश की जिसके 3 वो थे, लिबर्टे, एगैलिटे एंड फ्रेटर्निटी। दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1973 यानी इसमें ये बताया गया कि हर एक इंसान इक्वल है और वो जन्म से इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये अधिकार भी सबको नहीं मिला। यानी जो पुअर यानी जो गरीब थे उनको ये अधिकार नहीं मिला क्योंकि वो टैक्स पे नहीं करते थे, और विमेन को भी ये अधिकार नहीं दिया गया। 18वीं शताब्दी में अधिकांश पुरुष और महिलाएं पढ़े लिख नहीं सकते थे दोस्तों, तो इसीलिए इन महत्वपूर्ण विचारों का फैलना बहुत जरूरी था। तो इसके की मुद्रित शब्दों के बजाय चित्र और प्रतीकों के उपयोग से उन्हें ये समझाया जाता था। आइए हम इनमें से कुछ को समझने की कोशिश करते हैं। पहला था टूटी हुई जंजीरें। टूटी हुई जंजीरें सिंबलाइज किसको करती हैं? इसका मतलब है लोगों का फ्री होना। अब हम बात करेंगे और सुविधाओं का आधार। ये क्या शो करता था? शो करता था कि एकता में ही ताकत है। अब हम बात करेंगे आंखों के त्रिकोण विकिरण प्रकाश के साथ की, जिसका मतलब था नॉलेज। ये है राजदंड, शो करता था रॉयल पावर को। अब हम बात करेंगे एक अंगूठी बनने के लिए सांप अपनी पूंछ से अड़ता है। ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है एटर्निटी का। और ये लाल फोन कैप है, तो मजदूरों द्वारा पहनी जाती थी जब वो फ्री हो जाते थे। और दोस्तों, ये है लॉ टैबलेट। लॉ टैबलेट ये बताता है कि लॉ सबके लिए सेम है और सब उसके सामने इक्वल है। दोस्तों, ये थी द विंग्ड वुमेन जो लॉ के बारे में बताती थी। और दोस्तों, ये है नीली सफेद लाल वुमेन जो शो करती थी नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज और विद्रोह का प्रकोप। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो घर जाकर आप अपनी किताब इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड पार्ट 1 में से भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1 पढ़िए। अगली वीडियो में हम फ्रांस राजशाही को समाप्त करता है और गणतंत्र राज्य बनता है, और क्या महिलाओं के पास क्रांति थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्हें संतुलित किस तरीके से किया जाएगा और इन्हें संतुलित करने का महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानते हुए कि आखिर रासायनिक समीकरण को लिखा किस तरीके से जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हर तत्व का अपना एक प्रतीक होता है, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए
हम O का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम के लिए हम Na का इस्तेमाल करते हैं और लिथियम के लिए हम Li का इस्तेमाल करते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखते समय हम इन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि रासायनिक समीकरण को संक्षेप बनाया जा सके। इससे पहले कि रासायनिक समीकरण लिखने का हम कोई उदाहरण देखें, कुछ नियम हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। हम जितने भी अभिकारक होते हैं उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं और जितने भी उत्पाद होते हैं उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं। अगर अभिकारक या उत्पाद एक से ज्यादा है तो उनके बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम उनके बीच में एक प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब हम एक तीर का सिरा लगाते हैं जो हमें ये बताता है कि उत्पाद की दिशा क्या है और अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभिकारक प्लस अभिकारक हमें बता रहा है कि ये दोनों मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ पर दो उत्पाद हैं, इसलिए बीच में एक प्लस का चिन्ह लगाया गया है। चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं जिससे हमें समीकरण लिखने में आसानी होगी। बात करते हैं ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से जल के निर्माण की। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हम H2 का इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और क्योंकि हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं इसलिए नीचे 2 लगाया गया है। इसके साथ ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन गैस में भी ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं तो हमें एक उत्पाद मिलता है जिसे हम जल कहते हैं। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। यहाँ पर H2 और O2 जो हैं ये दोनों अभिकारक हैं। दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमने एक प्लस का चिन्ह लगाया है। फिर जो तीर का सिरा है वो हमें उत्पाद की दिशा बता रहा है, जहाँ पर H2O जो है वो हमारा उत्पाद है। अब आप समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जाता है। अब हम संतुलन की बात करेंगे। जरा उसी समीकरण को दोबारा देखते हैं। यहाँ पर अगर आप तीर के निशान की दोनों ओर के जो तत्वों के परमाणु की संख्या है उन्हें गिनेंगे और तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बराबर नहीं है। चलिए गिन के देखते हैं। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जहाँ पर दाईं तरफ और बाईं तरफ अणुओं की संख्या दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, पर दाईं तरफ की बात करें तो हाइड्रोजन के तो 2 अणु हैं पर ऑक्सीजन का सिर्फ 1 अणु है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है। ऐसे समीकरण जो संतुलित नहीं होते उन्हें कहा जाता है कंकाली समीकरण। तो अब सवाल ये आता है कि संतुलित नहीं है तो दिक्कत क्या है? आखिर हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जो उत्तर है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कैसे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश। अब अगर इस समीकरण को दोबारा देखें तो आप देख सकते हैं कि जो अभिकारक हैं उनमें एक ऑक्सीजन का अणु ज्यादा है और जो उत्पाद है उसमें ऑक्सीजन का एक अणु कम है। तो यहाँ पर अगर ये समीकरण सही होता तो इसके अनुसार ऑक्सीजन के एक अणु का विनाश हो गया है, परंतु द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहता है कि अणु का विनाश नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमारा ये समीकरण है वो गलत हो जाता है। तो एक बात तो साफ है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा समीकरण सही हो तो उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा समीकरण संतुलित नहीं होगा और वो गलत होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि समीकरण को संतुलित करना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें संतुलित किया कैसे जाएगा। उदाहरण में वही समीकरण लेते हैं। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल प्रदान करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि समीकरण को बराबर करना है
तो H2O की जगह H2O2 लगा देते हैं, समीकरण बराबर हो जाएगा। परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो तत्व हैं उनके रासायनिक सूत्रों को नहीं बदला जा सकता। तो आखिर अब बराबर किया कैसे जाएगा? हम तत्वों के रासायनिक सूत्रों को संख्याओं से गुना करके इन्हें बराबर करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम दाईं और बाईं ओर के तत्वों की गणना करेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो बाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। वहीं दाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। तो अगर दाईं तरफ के समीकरण को हम 2 से गुना कर दें तो ऑक्सीजन के अणु बराबर हो जाएंगे। तो हम ऐसा ही करेंगे। हम जो दाईं तरफ समीकरण लिखा है उसे 2 से गुना करेंगे। अब इससे क्या होगा? यहाँ पर आप ध्यान दें तो ऑक्सीजन के अणु तो बराबर हो गए, परंतु हमने 2 से गुना किया है तो वो पूरी समीकरण से गुना होगा। तो O का 2 हो जाएगा, परंतु जो हाइड्रोजन पहले से 2 है अब वो 4 हो जाएंगे। तो अब ऑक्सीजन तो बराबर हो चुका है, परंतु हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और दाईं तरफ 4। तो बाईं तरफ के समीकरण में हाइड्रोजन को 2 से गुना करने पे समीकरण बराबर होता हुआ दिखता है। तो हम ऐसा ही करेंगे। हम बाईं तरफ में जो हाइड्रोजन है उसको 2 से गुना करेंगे। इससे क्या होगा कि बाईं तरफ हाइड्रोजन के 4 अणु हो जाएंगे। अब आप देखें तो समीकरण बराबर हो चुका है, क्योंकि समीकरण की तीर के निशान के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। और जो हमारा संतुलित समीकरण है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, 2H2 + O2, जिससे हमें मिलता है 2H2O। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने रासायनिक समीकरण लिखना सीखा और फिर हमने जाना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जाता है और इसका महत्व क्या है। चलिए अब जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे संतुलन की, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जाता है, और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है कृषि। दोस्तों, आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कृषि के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि का अध्ययन करेंगे। उसके बाद शस्य प्रारूपों में रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, अर्थात कृषि कार्यों में ही संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांशतः खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी और मसाले आदि भी निर्यात किए जाते हैं। दोस्तों, कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। वर्तमान भारत में कृषि के अनेक तंत्र अपनाए जाते हैं, अर्थात अनेक प्रकारों से कृषि की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं
प्रारंभिक जीविका कृषि की। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े में आदिम कृषि औजारों के द्वारा की जाती है, जिनके अंतर्गत लकड़ी की हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इन औजारों से भूमि की खुदाई अच्छे से नहीं हो पाती, तो किसान जैसे तैसे इन पर बीज बो के अपना फसल उत्पादन करते हैं। इस प्रकार की कृषि प्रायः मृदा और मानसून की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इस कृषि को कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उत्पन्न करते हैं। जब मृदा की उर्वरता खत्म हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात वे वहां से कहीं दूसरी तरफ चले जाते हैं और फिर कृषि के लिए किसी दूसरे स्थान की सफाई करते हैं। दोस्तों, कर्तन दहन प्रणाली में उत्पादन अपनी जीविका चलाने के लिए किया जाता है। जब खेत की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो किसान उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खेती करने चले जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में इस प्रकार की खेती को झूम कृषि कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों, मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका तथा वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं गहन जीविका कृषि की। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है, अर्थात यहाँ पर श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ पर अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है और इनकी आवश्यकता भी होती है। दोस्तों, जनसंख्या के बढ़ने से लगातार जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है। किसान सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः भूमि पर बहुत अधिक दबाव हो गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों के द्वारा उच्च पैदावार प्राप्त करना है। आधुनिक निवेशों में जैसे ट्रैक्टर, अधिक पैदावार देने वाले बीज, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था, रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक प्रमुख हैं। दोस्तों, कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। इस कृषि में उद्योग की भांति मैनेजर तथा मजदूर की व्यवस्था होती है। यह भारत के व्यापक क्षेत्र में की जाती है। इससे प्राप्त उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। भारत में चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़, केला आदि रोपण फसलें हैं। दोस्तों, रोपण कृषि को व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर उत्पादन व्यापार के लिए होता है या फिर बिक्री के लिए होता है। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आइए अब बात करते हैं शस्य प्रारूप की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा भारत भौतिक विभिन्नताओं का देश है, अर्थात भारत की स्थलाकृति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित भी होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। और ये सब निर्भर करता है उस देश की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की जलवायु पर। दोस्तों, भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं और उन ऋतुओं में हम अलग अलग प्रकार की फसलों को उत्पादित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसल की। दोस्तों, इस फसल को जाड़े के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य
काट लिया जाता है। इस फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर तथा सरसों प्रमुख फसलें हैं। देश के उत्तर पश्चिमी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश रबी की फसल के लिए जाने जाते हैं। यही वह क्षेत्र है जहां हरित क्रांति के फलस्वरूप हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुए थे। इसके बाद बात करते हैं खरीफ की फसल की। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मॉनसून के आगमन पर यह फसल बोई जाती है तथा सितंबर-अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ की मुख्य फसल है धान अर्थात चावल। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, चना तथा मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और कपास भी इस ऋतु में बोई जाती है। धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा महाराष्ट्र में की जाती है। भारत में जहां अधिक वर्षा होती है वहां धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं जायद की फसल की। रबी और खरीफ फसल की ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः खरबूज, तरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। दोस्तों, गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने कृषि के प्रकारों में प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि और शस्य प्रारूपों में रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे। भारत की मुख्य फसलों के अंतर्गत चावल और गेहूं की बात करेंगे। इसके साथ साथ मोटे अनाजों में बाजरा और मक्का का अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सबको आज पाठ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के पाठ में हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 9 में हमने गणित के पाठ संख्या पद्धति को पढ़ा और सामाजिक विज्ञान के पाठ फ्रांसीसी क्रांति की भी शुरुआत की। वही क्लास 10 में विज्ञान में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और सामाजिक विज्ञान के पाठ कृषि को पढ़ा। इसी के साथ हमने इन वीडियो पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 9 में हम विज्ञान के पाठ गति के भाग 3 और 4 को पढ़ेंगे और इसके साथ सामाजिक विज्ञान के पाठ फ्रांसीसी क्रांति के भाग 2 को भी जानेंगे। वहीं क्लास 10 में गणित का पाठ वास्तविक संख्याएं के भाग 2 और सामाजिक विज्ञान के कृषि पाठ के भाग 2 एवं 3 को भी जानेंगे। जरूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप शिक्षा दर्शन डीडी राजस्थान YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।